के पास्ट ईयर क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पे बोल रखा है आपसे कि भाई नाम बताओ इन गिवन कंपाउंड्स का। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको दिखेगा स्क्रीन पे वो ये रहा। यहाँ पे आपको नेमिंग करनी है। तो जो ये आपके पास स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है एक्सपैंडेड फॉर्म में। पहले तो आप इसे कंप्रेस कर लो। देखो कंप्रेस जब मैं करूँगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना मैं किस प्रकार से स्ट्रक्चर को लिखूँगा, आप इस तरफ नोटिस करना, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे लिख रहा हूँ CH3। CH3 से मेरा मतलब है कि इसको मैंने कंप्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं लिखूँगा CH2, यानी कि अगले वाले को कंप्रेस कर दिया। फिर लिखूँगा CH2, फिर देखो गिन लो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन है यहाँ पे। 5 कार्बन में फर्स्ट और लास्ट के साथ तो 3 हाइड्रोजन है, जैसे लास्ट में 3, इस फर्स्ट में 3, और बाकी बीच में जो 3 कार्बन है उन सब पे 2 हाइड्रोजन है। तो बीच में 3 कार्बन में हमने 2 तो बना ही लिए, इस वाले पे 2 हाइड्रोजन और लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन। अब आपके पास सिंपल एक स्ट्रक्चर है, हर जगह सिंगल बॉन्ड, यानी कि सफिक्स क्या होगा। अब देखो आप थोड़ा इसको प्रॉपर तरीके से करो, यहाँ पे लिखो सफिक्स और यहाँ पे लिखो आप प्रीफिक्स, ठीक है। अब सफिक्स और प्रीफिक्स होता क्या है ये भी ज़रा एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सफिक्स का मतलब होता है लॉन्गेस्ट चेन का क्या नाम है। तो यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट चेन जो है प्रॉपर दिख रहा होगा। इस लॉन्गेस्ट चेन में हर जगह सिंगल बॉन्ड, यानी लॉन्गेस्ट चेन का नाम है अल्केन। क्या है नाम? अल्केन। अब अल्केन में कौन सा वाला, कितने कार्बन है भाई? 5 कार्बन है, सॉरी हाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेंट, और हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा यहाँ पे एन, यानी कि हमारा फिलहाल सफिक्स क्या हो गया? पेंटेन। प्रीफिक्स क्या होता है? कोई भी सब्सटीट्यूट या कोई भी ब्रांच। फिलहाल यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है तो यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो प्रॉपर नेम होगा ना, इस प्रीफिक्स को अब मिटा दो, सफिक्स को मिटा दो, अल्केन को मिटा दो, प्रॉपर नेम होगा इसका पेंटेन। समझ में आया स्टैंडर्ड तरीका हम किस तरीके से नेमिंग करते हैं। चलिए अब बारी है अगले स्ट्रक्चर की। तो जो ये स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको वही काम करना है, इसको कंप्रेस कर लेना है। सबसे पहले आप इधर से इसको कंप्रेस करो। जब आप कंप्रेस करोगे तो ये आ जाएगा CH3, बीच वाला आ जाएगा CH2, और फिर ये वाला नोट करो इस वाले को, ठीक है। ये वाला आपका आएगा CH, तो यहाँ पे आप लिख लो CH कनेक्टेड है अगेन CH से। तो अब आप सोच के देखो CH कैसे सेटिस्फाई होंगे। इसके तो इधर से एक और इधर से एक और एक हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड ही पूरे हैं। तो यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे रोल किसका आता है? ट्रिपल बॉन्ड का। अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड से ये अनसेटिस्फाई हो जाएगा, डबल बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हो गया डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड के कारण होगा क्या कि भाई ये और ये कार्बन दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब आपको इसकी नेमिंग बतानी है। तो ये नेमिंग किससे बिलोंग करती है? ये नेमिंग है अल्कीन से, ठीक। अब वही सेम कहानी सफिक्स और प्रीफिक्स। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं सफिक्स, यहाँ पे लिखते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स कौन सा होगा यहाँ पे? सफिक्स होगा लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन, और लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, यानी कि ब्यूट। और किससे बिलोंग करता है? ब्यूट बिलोंग करता है अल्कीन से, क्योंकि यहाँ पे है डबल बॉन्ड। अब आपको डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग देनी है, तो बाय डिफॉल्ट इधर से डबल बॉन्ड काउंट करेंगे, फर्स्ट पोजीशन आ जाएगा। तो इसका नाम होगा ब्यूट 1 ईन, ठीक है। और कोई प्रीफिक्स नहीं है तो यही नाम इसका रह जाएगा ब्यूट 1 ईन, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ना ये फर्स्ट पोजीशन पे है। तो आपने किया क्या? आपने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो आइडेंटिफाई की, उसको आपने लीस्ट पोजीशन दिया, और फिर आपने इस तरीके से इसकी नेमिंग कर दी। तो नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ये बहुत सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हो। जैसा मैंने फर्स्ट बताया उसी पे बेस्ड है, बस इसमें एक्स्ट्रा कार्बन ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है। अब 7 कार्बन में एटम है और हर जगह सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? हेप्ट। 7 के लिए हर जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, तो इसका नाम होगा हेप्ट एन, ठीक है। इसकी बारी करते हैं। इस वाले में है 6 कार्बन एटम, ठीक है। ओह इस वाले में अगेन 5 कार्बन एटम है। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम था, बाकी सभी की नेमिंग मैंने आपको बता दी। आइए जंप करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है भाई आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा हुआ है और फिर बताना है स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर, और आइसोमर की 4 खास बातें बतानी है आपको। फिर आपको आइसोमर जो है ड्रॉ करके भी बताना है, किसके केस में? ब्यूटेन के केस में। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो आइसोमेरिज्म की जब बात की जाती है तो देखो आइसोमेरिज्म एक ऐसा फेनोमेना है जिसकी वजह से सम कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा कुछ लोग ना आइसोमर और आइसोमेरिज्म में कंफ्यूज होते हैं। आइसोमर तो उन स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि बन के आते हैं, अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना उनको हम कहते हैं आइसोमर्स, लेकिन वो तरीका जिससे वो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी आपको, जैसे मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे मान लो मेरे पास स्ट्रक्चर है, मेरे पास एक फॉर्मूला है C5H12,
ठीक, इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। ये तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मगर जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो एक तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, जैसे कि सी 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 सी, ऐसे डायरेक्ट स्ट्रक्चर हो गया 5 कार्बन और उसके साथ पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एक ये केस हो सकता है कि भी आप ब्रांच में बना दो, जैसे 4 को तो आपने ऐसे कर दिया और एक के साथ आपने ब्रांच में अटैच कर दिया। ये भी हो सकता है कि आप एक यहाँ से हटा दो और एक ऊपर और लगा दो, 2 को ब्रांच में अटैच कर दो। तो ये जो नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर बन के आते हैं ये तो आइसोमर्स हो जाएंगे, लेकिन जिस टेक्निक से ये बने हैं इसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ये मैं बार बार रिपीट करके दोहराता हूँ हर एक वीडियो में, ताकि आपको ड्रिल हो जाए आपके दिमाग में अच्छे से। तो ये चीज़ समझ गए, तो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता चल गया। अब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था, तो पहला क्या है, दे डिफर इन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सबके स्ट्रक्चर जो है वो जरूर अलग होते हैं। अब अगर सबके स्ट्रक्चर अलग है ना, तो सबके मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होंगे। देखो हो सकता है कि भाई ये जो है ये थोड़ा कम सख्त है, थोड़ा कम कठोर है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, मगर ये ज़्यादा डेंस हो गया, सारे कार्बन एक जगह पे इर्द गिर्द आ गए ना, तो हो सकता है कि भाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाए। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा, फिर सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट हो जाएगी। मतलब स्ट्रक्चर बदलने से इनके मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन सब में फ़र्क आ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी भी इनकी अलग होती है। ये बात समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ब्यूटेन का मुझे पॉसिबल जो है वो आइसोमर्स बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो ब्यूटेन की बारी आती है और ब्यूटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है ब्यूटेन का C4H10, और जो एक जनरल स्ट्रक्चर ब्यूटेन का बनता है वो बनता है C, यानी कि जितने 4 कार्बन आइटम आपने लगाने थे आपने लगा दिए। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, आप समझ जाओगे। नेक्स्ट है कि हम एक काम ये कर सकते हैं कि एक इस वाले कार्बन को उठा के इसके नीचे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इसके नीचे अटैच कर दिया। तो ये 2 केसेज होते हैं ब्यूटेन के, ये ब्यूटेन का फर्स्ट आइसोमर है और ये ब्यूटेन का सेकेंड आइसोमर है। आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो ये कार्बन आप इसके नीचे ऐड करते हो तो भी स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखेगा। मैंने इसको इसके नीचे ऐड किया है, तो ये ब्यूटेन के 2 पॉसिबल आइसोमर्स थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। 6th क्वेश्चन यहाँ आपसे बोला हुआ है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, आपको कारण बताने हैं। पहला, एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो जो कार्बन एलिमेंट है ना वो केवल और केवल कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से ही कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। तो आंसर इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि वो आयनिक नहीं बना पाते, वो इलेक्ट्रॉन केवल शेयर करते हैं। तो डिस्कस करते हैं। इट इज़ बिकॉज कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ना तो वो गेन करेगा और ना ही वो लूज़ करेगा। अब गेन नहीं कर सकता और लूज़ नहीं कर सकता तो वो कोई आयन तो बना नहीं। अब अगर वो आयन नहीं बना तो आयनिक कंपाउंड में कभी भी पार्टिसिपेट तो करेगा नहीं। और हमारे पास कितने तरीके के पॉसिबल कंपाउंड्स होते हैं, या तो आयनिक होता है या फिर कोवेलेंट होता है क्लास 10th के लेवल तक। ये बात समझ गए। तो जब वो गेन और लूज़ नहीं करता तो उसके पास जो है वो हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर गेन और लूज़ करना भी चाहे तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, ये बात भी समझ लो। अब उसको क्या करना है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। इस कारण से कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि शेयर होने वाले सारे बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ये बात समझ आ गया। मैं सारे आंसर को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ और सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक है, कहीं ना कहीं पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट है डायमंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना ज़्यादा क्यों होता है, स्टार मार्क कर लो अलग से। अगर मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दूँ आपके लिए, तो बहुत बार पूछते हैं। देखो, इट इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। 2 कारण हैं। एक तो यार इसका कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और आपने देखा हो कि डायमंड के केस में उसके सारे कार्बन आइटम ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। हर एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हर एक दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ लिंक्ड होता है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्पैक्ट होता है डायमंड का स्ट्रक्चर, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। इस कारण से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अब आप उसको जल्दी पिघला नहीं सकते, जल्दी इसको बॉयल नहीं कर सकते, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। सवाल है अगला कि भाई ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखो, ज़्यादातर तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर वो होते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं। ग्रेफाइट कोवेलेंट होने के बावजूद भी, कोवेलेंट से मेरा मतलब है शेयर करने के बावजूद भी, एक बहुत अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसा है ग्रेफाइट के केस में जो कार्बन है ना, कार्बन कुछ ऐसा लिंक होता है, जैसे मान लो ये कार्बन, तो अब इसके 4 बॉन्ड है ना, तो इसके 3 तरफ ही कार्बन लिंक होगा, एक पूरी तरह से फ्री होगा। तो जो ये फ्री एंड होता है, ये कैसे बिहेव करता है, एज ए आयन बिहेव करता है, एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, एज ए चार्ज बिहेव करता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके कंडक्शन में। तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट बिकॉज ईच कार्बन इज लिंक्ड टू 3 और मोर कार्बन आइटम।
अब प्राइमरली 3 ही कार्बन एटम जो 3 ही बॉन्ड जो होते हैं वो किसी और कार्बन से लिंक होता है, एक जो होता है वो पॉसिबली फ्री होता है। तो ये कारण है ग्रेफाइट के अच्छे कंडक्टर होने का। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन।